हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी 9th क्लास का सामाजिक अध्ययन। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन के भारत और समकालीन विश्व के पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा फ्रांसीसी क्रांति। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके शॉर्ट नोट। तो पहला आप देखिए, स्टेट का समाज, यानी ध्यान दें कि तृतीय स्टेट में कुछ लोग धनी हैं तो कुछ निर्धन भी है। तो पहले ही आपको बता दिया गया है कि तृतीय स्टेट में आपको देखना है कि कुछ उसमें धनी लोग भी हैं और कुछ निर्धन भी हैं। तो प्रथम स्टेट में कौन कौन से आते थे? पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट में आते थे कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेट में बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। और आते थे किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। तो इसमें ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है? 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज में 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम स्टेट कौन था? जिसमें चर्च के पादरी आते थे। द्वितीय स्टेट जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था। तथा तृतीय स्टेट में कौन आते थे? जिसमें बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर आदि आते थे। फिर उसके बाद है लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। फिर उसके बाद तृतीय स्टेट से चर्च वसूला जाता था, जिसे टाइड कहते थे। तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स था टाइल। प्रथम 2 स्टेट पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से छूट कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे कि राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट, यानी उनको जन्म से ही ये अधिकार प्राप्त थे कि वो राज्य को टैक्स नहीं देंगे, यानी कर नहीं देंगे। सारे कर किसको चुकाने होते थे? तृतीय स्टेट के लोगों को। राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा वहन किए जाते थे। 1774 में लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुए। वह फ्रांस के बूर्बो राजवंश का राजा था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उनका राजकोष खाली था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना। दूसरा है पूर्ववर्ती राजाओं की शान और शौकत पर फिजूल खर्ची। तीसरा है अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना। और उसके बाद है जनसंख्या का बढ़ना और जीविका संकट। उसके बाद देखिए मध्यम वर्ग, जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे। वे जन्म से आधारित विषय से अधिकार पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिए। बढ़ते कर्ज के दबाव में लुई 16वें ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई ताकि नए करों की मंजूरी ली जा सके। स्टेट जनरल ने मतदान स्टेट के आधार पर होता था, ना कि व्यक्ति के आधार पर। लेकिन इस बार तीसरे स्टेट के लोग व्यक्ति आधारित मतदान की मांग करने लगे। लुई 16 ने अपनी मांग खारिज कर दी, जिसके विरोध में तीसरे स्टेट के लोगों ने बैठक समाप्त कर सभा से बाहर चले गए। 20 जून 1889 को वे लोग वर्सराय की एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिए। इधर पूरे फ्रांस में महंगाई और अफवाहों का बाजार गर्म था और जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शन होने लगे। 14 जुलाई 1889 को युद्ध की भीड़ में बास्तिल के किले को तोड़ दिया गया। राजनीतिक कैदियों को रिहा करा दिया गया। बास्तिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। नेक्स्ट है अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई 16वें ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और अपनी सत्ता पर संविधान का अंकुश स्वीकार कर लिया। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। नए संविधान के साथ सक्रिय नागरिक मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला, जो पुरुष होते थे जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक होती थी, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर काम कर चुके थे। महिलाओं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। 10 अगस्त 1792 को जोकोबिन क्लब के सदस्यों में रोबेस्पियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया और नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन कहा जाने लगा।
21 जनवरी 1793 को लुई सोल्वे को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई। 1793 से 1794 के दौरान रोबेस्पियर ने क्रूरतापूर्ण राज्य किया, इसलिए इस काल को आतंक का काल भी कहा जाता है। जून 1794 में रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। रोबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया जो फ्रांस का शासन देखती थी, लेकिन अक्सर विधान परिषद से उनके हितों का टकराव होता रहता था। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। उसमें 1799 में डायरेक्टरी को ख़त्म कर दिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। 1815 में वाटरलू में उसकी पराजय हुई और उसे बंदी बना लिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के मूल तत्व स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ने पूरे विश्व पर प्रभाव डाला। 1848 में फ्रांस के सभी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कर लिया गया और महिलाओं को मतदान का अधिकार 1946 में जाकर मिला। एक नज़र इसमें देखते हैं। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज की स्थिति क्या थी। तो जीविका का संकट था, फिजूल खर्ची की वजह से खाली राजकोष था और फिर ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को सहायता से बढ़ता कर्ज भी था। उसके बाद जन्म के आधार पर विशेषाधिकार थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन करवाया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।